इचिरो इनुयाशी एक आम आदमी है जो अपने फैमिली को खुश रखने के लिए जो भी बन सके वो सब करता है, लेकिन उसकी फैमिली को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती। उन्हें लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है और इसका रीज़न इचिरो ही है। अपनी फैमिली को खुश करने के लिए इचिरो ने एक अच्छी कॉलोनी में एक नया घर खरीदा है। उसकी बेटी मारी और बेटा तकेशी अपना नया घर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही अपने नए घर में एंटर होने जाते हैं, उन्हें यह बताया जाता है कि वो उनका घर नहीं है। उनका घर तो उस बड़े से घर के साइड वाला छोटा सा घर है। इतने साल जॉब करने के बाद इचिरो यही घर अफोर्ड कर सकता था। यह पता चलते ही बच्चे अपने फादर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनका मूड ठीक करने के लिए इचिरो उनसे कहता है कि वो उनका फेवरेट खाना लेके आया है, लेकिन बच्चे उसकी बात पे ध्यान नहीं देते। वो लोग तो बाहर डिनर करने चले जाते हैं और इचिरो को अपने साथ चलने के लिए पूछते तक नहीं है। एक दिन इचिरो ऑफिस में ओवरटाइम करता है, जिस वजह से वो घर लेट पहुंचता है। एक सुनसान रास्ते में वो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को मार रहे हैं और उसके पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इचिरो पहले तो उस आदमी की हेल्प करने के बारे में सोचता है, पर उसे नहीं लगता कि वो उस आदमी को अकेले बचा सकता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो देखता है कि मारी उसे पीछे से देख रही है और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है कि इचिरो उस आदमी की हेल्प ना करके वहाँ से भाग रहा है। घर वापस आके इचिरो अपने घर के सामने बैठ के अपने लाइफ के बारे में सोचने लगता है। तभी एक कुत्ता वहाँ पे कहीं से आ जाता है। उसके कॉलर में इचिरो को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा है कि इसका नाम हानाको है और इसका ख्याल रखना। इचिरो उस कुत्ते को घर में रखना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ को कुत्ते पसंद नहीं है। उसकी वाइफ फिर उसे एक मेडिकल रिपोर्ट देती है जिसमें लिखा है कि उसका एक और चेकअप होना बचा हुआ है। अगले दिन इचिरो हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है। ये कैंसर उसकी पूरी बॉडी में फैल गया है, इसीलिए उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने ही बचे हुए हैं। ये पता चलते ही इचिरो ये न्यूज़ अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसकी वाइफ उसका फ़ोन काट देती है। वो इसके बच्चे तो उसका फ़ोन तक पिक नहीं करते। रात के समय इचिरो हानाको को वॉक कराते हुए ये सोचने लगता है कि अगर उसकी मौत हो गई तो उसकी फैमिली को दुख होगा भी कि नहीं। वो फिर बड़े भारी मन के साथ हानाको को रोड के साइड में छोड़ के एक पार्क की ओर भाग जाता है, लेकिन वो ये देख के सरप्राइज है कि हानाको उसे फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच गया था। ये देख के कि पूरी दुनिया में सिर्फ हानाको ही उसके बारे में सोच रहा है, वो उसे गले लगा के रोने लगता है और उससे रोड साइड में छोड़ने के लिए सॉरी भी कहने लगता है। उस पार्क में एक और आदमी इचिरो के पास ही बैठा हुआ है। तभी आसमान से एक बहुत तेज रोशनी उनकी ओर बढ़ने लगती है। वो एक स्पेसशिप जैसा कुछ है और कुछ देर बाद ही वो चीज़ उनके सामने आके गिर जाती है, जिस वजह से इचिरो और उस दूसरे आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। अजीब बात तो यह है कि अगले दिन सुबह इचिरो की नींद उसी पार्क में खुलती है जहाँ कल उसकी मौत हो गई थी। हानाको भी उसके साइड में ही बैठा हुआ है। इचिरो फिर अपना चश्मा उठा लेता है, लेकिन वो ये नोटिस करता है कि वो बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ साफ देख पा रहा है। उसे नहीं समझ आ रहा कि उसके साथ क्या हुआ है, इसलिए वो अपने घर वापस चले जाता है। अपने रूम में पहुंचते ही उसका हाथ एक हथियार जैसी चीज़ में बदल जाता है और अभी उसने जो भी ब्रेकफास्ट किया था वो भी उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। इचिरो तब और ज़्यादा डर जाता है जब उसका चेहरा किसी मशीन जैसे खुल के बाहर निकल आता है। यहाँ ये पता चलता है कि कल जो चीज़ इचिरो से टकराई थी वो एक एलियन शिप थी और एलियंस की गलती के कारण वो क्रैश हो गई थी, जिस वजह से वहाँ से जाते वक्त एलियंस ने अपनी गलती ठीक करने के लिए इचिरो को एक मशीन जैसा इंसान बना दिया और उसे फिर से जिंदा कर दिया। इचिरो के पास अब सुपर पावर्स है और वो अपने आप को किसी भी हथियार में बदल सकता है। वो लड़का जो कल इचिरो के साथ पार्क में था उसका नाम हीरो है और उसे भी उस क्रैश की वजह से सुपर पावर्स मिल गई है। वो अपने फ्रेंड नियोकी के घर जाता है और अपनी पावर्स को शो ऑफ करने के लिए वहाँ उड़ रही एक चिड़िया को मार गिराता है। इसके बाद वो नियोकी को एक पार्किंग लॉट में ले जाके ये दिखाता है कि वो कैसे सिर्फ अपने दिमाग का यूज़ करके ही कार्स को हिला सकता है। ये सब देख नियोकी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। उसे तो लग रहा है कि वो कोई सपना देख रहा है। इसी बीच इचिरो को दिखाया जाता है जो अभी तक ये बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वो एक मशीन जैसा बन गया है। ऑफिस से घर वापस जाते वक्त वो रोड के साइड में एक जख्मी कबूतर देखता है, लेकिन जैसे ही इचिरो उस कबूतर को उठाता है उसके जख्म अपने आप भरने लगते हैं और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। इचिरो की सुनने की शक्ति भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उससे पास के हॉस्पिटल से ही एक माँ के रोने की आवाज़ आती है जो डॉक्टर से अपने बच्चे को बचाने की भीख मांग रही है। इचिरो उस आवाज़ का पीछा करते करते उस हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है जहां वो
उस बीमार बच्चे को देखता है। जैसे ही इचिरो उस बच्चे को छूता है, वो भी कबूतर की तरह अपने आप ही ठीक होने लगता है। इसके बाद वो बड़ी खुशी से अपने घर वापस लौट जाता है। अगले दिन नायुकी को उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स परेशान कर रहे हैं, लेकिन तभी हीरो वहाँ पे आ जाता है और उस लड़के को जान से मार देना चाहता है, लेकिन ऐन मौके पे नायुकी उसे रोक लेता है। नायुकी ये नोटिस करता है कि पाउस मिलने के बाद से ही हीरो को गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा है, जिसका नतीजा बहुत भयानक हो सकता है। हीरो की क्लास में शियोन नाम की एक लड़की भी है जो हीरो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उस दिन वो हीरो को अपने दिल की बात बता देती है, जिसे सुन के हीरो हैरान रह जाता है। इसके बाद हीरो की माँ को दिखाया जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस का काम करती है। उसके फादर एक बहुत ही अमीर आदमी है, जिसने उसकी माँ को छोड़ दिया है और अब वो एक दूसरी औरत के साथ रहता है। हीरो को उसके फादर कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी फादर और उसके नई फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जाता रहता है। हीरो के सौतेले भाई बहन उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद हीरो कभी खुश नहीं रह पाता, क्योंकि उन्हें देख उसे अपनी माँ का रोता हुआ चेहरा याद आता है। रात में घर वापस जाते वक्त हीरो ये सुनता है कि एक फैमिली के लोग आपस में बातें कर रहे हैं, जिसे सुन के वो अपने फादर की नई लाइफ के बारे में सोचने लगता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी फैमिली को वहीं पे ख़त्म कर देता है। एक तरफ हीरो अपनी पावर्स को लोगों को मारने के लिए यूज़ कर रहा है, वहीं इचिरो एक के बाद एक बीमार बच्चों की जान बचा रहा है। उस फैमिली के मर्डर की खबर चारों ओर फैल जाती है, और क्योंकि पुलिस को वहाँ पे कोई भी बुलेट्स नहीं मिली है, हीरो के फ्रेंड नायुकी को शक होने लगता है कि इस मर्डर के पीछे हीरो का हाथ हो सकता है। जब वो दोनों मिलते हैं, हीरो उसे चुप रहने के लिए बहुत सारे पैसे ऑफर करता है, जिसे देख नायुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतनी जल्दी एक जानवर कैसे बन गया। इसी वजह से वो हीरो के साथ अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है। हीरो को नायुकी की बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो घर वापस आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी माँ को कैंसर है। वो फिर अपनी माँ को गले लगा के रोने लगता है और कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। वो इचिरो के घर पे इचिरो की वाइफ उनके बेटे को पैसे चुराते हुए पकड़ लेती है। तभी मारी ये कह के बहस करने लगती है कि वो कॉलेज नहीं जाना चाहती, बल्कि वो तो एक यूट्यूबर बनना चाहती है। इस पागलपन के बीच इचिरो उनसे कहता है कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा। मारी को लगता है कि उसके फादर पागल हो गए हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली की पूरी सच्चाई उसे बता देती है। वो कहती है कि उसके भाई को स्कूल से निकाल दिया गया है और उसकी माँ का एक यंग लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। वो कैसे भी करके अपने फादर को बुरा फील करवाना चाहती थी, और वो जैसा चाहती थी वैसा हो भी जाता है। उस रात इचिरो अपने आप को एक रूम में बंद करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी उसे नायुकी की आवाज़ सुनाई देती है, जो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि उसका फ्रेंड हीरो और किसी को ना मारे। इचिरो समझ जाता है कि वो हीरो के बारे में बात कर रहा है, जिस वजह से वो उड़ के नायुकी के पास चले जाता है। वो लोग फिर उस दिन के बारे में बात करने लगते हैं जिस दिन वो एलियन शिप इचिरो और हीरो से टकराया था। नायुकी इचिरो को ट्रेनिंग देने की बात करता है ताकि वो हीरो को और लोगों को मारने से रोक सके। हीरो और इचिरो के पास एक जैसी ही पावर्स है, लेकिन किसी वजह से हीरो अपनी पावर्स को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकता है। अगले दिन वो दोनों एक पुराने गराज में मिलते हैं, जहाँ नायुकी इचिरो को बताता है कि वो अपनी उंगली से ही चीज़ों को शूट कर सकता है। कई घंटे प्रैक्टिस करने के बाद इचिरो फाइनली ऐसा करने में कामयाब रहता है, लेकिन उसे अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर हीरो और उसकी माँ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि हीरो की माँ का कैंसर अपने आप ही ठीक हो गया है। डॉक्टर कहता है कि उसने आज से पहले ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा है। वहाँ से घर वापस जाते वक्त 6 पुलिस वाले हीरो को घेर लेते हैं। वो लोग हीरो से उन मर्डर्स के बारे में पूछताछ करने के लिए आए हुए हैं। उसकी माँ पुलिस वालों से पूछने लगती है कि उसके बेटे ने क्या किया है। तभी हीरो मौका देख के वहाँ से भाग निकलता है। पुलिस उसे पकड़ भी लेती है, लेकिन अपनी पावर्स का यूज़ करके हीरो वहाँ से भाग निकलता है और जाने से पहले वो 3 पुलिस वालों को मार भी गिराता है। पुलिस के लिए अब ये बात साफ हो गई है कि उन मर्डर्स के पीछे हीरो का ही हाथ था। कुछ देर बाद ही हीरो की फ़ोटो न्यूज़ में दिखाई जाने लगती है। थोड़ी देर बाद हीरो की फ्रेंड शियोन उसे ढूंढ लेती है और उसे अपने घर में ले आती है। शियोन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हीरो ने लोगों को मारा है। वो हीरो से कहती है कि वो जितने दिन चाहे उसके घर में रह सकता है। शियोन उस घर में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती है, इसलिए किसी को शक भी नहीं होगा कि हीरो उसके साथ रह रहा है। इसी बीच इचिरो अब अपनी उंगली से बहुत अच्छे से शूट करने लगा है। धीरे धीरे उन्हें यह भी पता चलता है कि पानी इचिरो की शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा देती है,
लेकिन उसे सोडियम वाटर से एलर्जी है, क्योंकि हीरो शियोम के घर में छिपा हुआ है। मीडिया के लोग उसकी माँ के पीछे पड़ गए हैं। इंटरनेट पे लोग उसकी माँ को जान से मार देने की धमकी देने लगते हैं और उसकी माँ का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। हीरो अपनी माँ को टीवी पे देख रोने लगता है, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। उसकी माँ को अब लोगों के ताने सहन नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी जान ले लेती है। हीरो को जैसे ही ये न्यूज़ पता चलती है वो बुरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद ही वो उन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है जिन्होंने उसकी माँ को ताने मारे थे। इसलिए वो अपनी लाइफ का ये मिशन बना लेता है कि वो उन सभी लोगों को एक एक करके मार गिराएगा। हीरो को बहुत जल्द ये पता चल जाता है कि वो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके ही किसी को भी शूट कर सकता है। वो फिर उन सभी लोगों को ऑनलाइन ढूंढ के मारने लगता है जिसने उसकी माँ को ऑनलाइन परेशान किया था। उस रात हीरो शियान को अपने मशीन जैसा हाथ दिखाता है, ये प्रूव करने के लिए कि वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो फिर शियान को लेके सिटी के ऊपर उड़ने लगता है। तभी वो शियान को प्रॉमिस करता है कि वो जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा। पूरे देश में लोग डरे हुए हैं। हीरो के अटैक से 5 लोग बच गए थे, जिन्होंने मीडिया के लोगों को बता दिया कि बेहोश होने से पहले उन सभी ने अपने फ़ोन में हीरो को देखा था। उस रात शियोन अपने किचन में हीरो के साथ है कि तभी पुलिस की एक टीम उन पर अटैक करने लगती है। हीरो अपनी पावर्स का यूज़ करके उन सभी को मार गिराता है, लेकिन उन गोलियों की वजह से शियोन की जान चली जाती है। शियोन के घर को चारों ओर से पुलिस ने घेरा हुआ है। शियोन के मरने के बाद हीरो के पास जीने की कोई वजह नहीं बची है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो गुस्से में वहाँ से उड़ के दूर चले जाता है। उसे उड़ता हुआ देख पुलिस को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। इचिरो समझ जाता है कि हीरो क्या चाहता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को अपने फ़ोन्स यूज़ करने से मना करने लगता है और उन्हें बाहर जाने से भी रोकने लगता है। लेकिन हमेशा की तरह उसकी फैमिली उसकी किसी बात पे ध्यान नहीं देती। कुछ देर बाद ही हीरो टोक्यो के सारे स्मार्टफोन्स को हैक कर लेता है और ये डिक्लेयर कर देता है कि वो पूरे जापान के लोगों को ख़त्म कर देगा। वो फिर बिना टाइम वेस्ट किए ही बिलबोर्ड से ही रास्ते में चल रहे लोगों को शूट करने लगता है। कुछ मिनट्स में ही हज़ारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, जिस वजह से चारों ओर अफरा तफरी मचने लगती है। इसी बीच इचिरो और नायोकी मिलके हीरो को टेक ओवर कर लेते हैं और सारे कंप्यूटर्स और फ़ोन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। वो फिर लोगों को अपने कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन से दूर रहने के लिए कहने लगते हैं। उनका प्लान काम भी करता है, जिस वजह से लोग अपने फ़ोन्स को यूज़ करना बंद कर देते हैं। अब जाके हीरो को यह समझ आता है कि सिटी में उस जैसा एक और इंसान भी है, इसलिए वो अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो सिटी के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल्स गिराने लगता है। कुछ देर बाद ही इचिरो हीरो की लोकेशन पता कर लेता है और उसे रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। उन दोनों का आमना सामना एक बहुत ऊंची बिल्डिंग के छत पे होता है। इचिरो हीरो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो दोनों फिर बहुत बुरी तरह भिड़ जाते हैं। हीरो ने जिन मिसाइल से सिटी पर अटैक किया था उससे बहुत से मासूम लोग जख्मी हो गए थे। उनमें से एक इचिरो की बेटी मारी भी है। तभी मारी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मदद मांगने लगती है, जिसे इचिरो सुन लेता है। लड़ते हुए वो दोनों एक बिल्डिंग के छत पे आके रुक जाते हैं। इचिरो फिर से हीरो को रुकने के लिए कहता है, लेकिन हीरो उसकी बात नहीं मानता। जब हीरो एक बोतल से पानी पीने की कोशिश करता है, इचिरो उस बोतल को शूट कर देता है और बड़ी चालाकी से हीरो के पास एक नई बोतल फेंक देता है जिसमें सोडियम वाटर है। हीरो को पता नहीं है कि सोडियम वाटर उसे कमज़ोर कर सकता है, इसलिए वो पूरी बोतल को ख़त्म कर देता है। वो फिर मिसाइल से इचिरो पे अटैक करने लगता है। कुछ देर बाद ही हीरो इचिरो को ख़त्म ही करने वाला है कि तभी सोडियम वाटर हीरो को कमज़ोर कर देता है। नीचे गिरते वक्त हीरो को ये रियलाइज़ होता है कि इस स्टोरी का विलन वही है। इसी बीच इचिरो अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे आता है और उसे बहुत बुरी हालत में पाता है। वो बस मरने ही वाली है, लेकिन तभी इचिरो अपने पावर्स का यूज़ करके उसे बचा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते, हीरो पीछे से आके इचिरो को लात मार देता है। तभी मारी को भी गोली लग जाती है। हीरो फिर इचिरो को बड़ी बुरी तरह से पीटने लगता है और तभी वो मारी को विंडो से बाहर फेंक देता है। इसे देख इचिरो का खून खोलने लगता है और वो अपनी पूरी रोबोटिक पावर्स का यूज़ करने लगता है। फिर दोनों इचिरो और हीरो एक दूसरे की ओर कूदते हैं, लेकिन इस बार इचिरो की पावर्स हीरो से कहीं ज़्यादा है, जिस वजह से वो हीरो को मार गिराता है। इसके बाद वो बड़ी तेज़ी से मारी के पास जाके उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। मारी को अब जाके समझ आता है कि वो अपने फादर के बारे में कितना गलत थी। इचिरो फिर बाकी लोगों की जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाता है। इस इंसिडेंट की एक हफ्ते बाद न्यूज़ में यह बताया जाता है कि हीरो की मौत हो चुकी है और जो कुछ भी हुआ उसके बाद इचिरो की फैमिली भी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी है।